सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जबरदस्त हेडलाइन, 8वें वेतन आयोग में देरी से चिंता। माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख दी है चिट्ठी, कब और कैसे होगी घोषणा, आखिर कितना होगा फायदा, ये भी लोग लगा रहे हैं अंदाज। और मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात कि सूबेदार मेजर की बेटी हो गई है लापता। दोस्तों बिल्कुल लगा रहे हैं सभी से गुहार करें मदद, वो भी दिल्ली से। और मैं बात करूंगा अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी घर जाने वाले हैं, यानी मोदी जी की अब सत्ता से वापसी होगी। क्यों, क्या है क्राइटेरिया, क्यों कांग्रेस इतनी हो रही है खुश? जरा खबर करते विश्वास से सबसे पहले मैं बात करूंगा उस चिट्ठी की जो हम सभी को इंतजार है 8वें वेतन आयोग का। और 8वें वेतन आयोग के लिए चिट्ठी लिखा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक रायसेना हिल नई दिल्ली के लिए। उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग का समय पर कार्य करना कई महत्वपूर्ण है, कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक है कि आर्थिक वास्तविकताओं पर विचार, यानी जो ग्राउंड पर सही सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से डिसीजन। मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि, यानी जितने कर्मचारी पेंशन है उनका मनोबल बढ़ेगा और आपके साथ खुशी खुशी से दोगुना काम करेंगे। वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में जो अनिश्चितता का माहौल है उस पर विराम लगेगी। अटकलों और अफवाहों को रोकना। और उन्होंने इस संबंध में पूरी चिट्ठी क्या लिखी इसके बारे में बात करूंगा। जी न्यूज के हवाले से 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, वेतन में 30 से 40% की वृद्धि होगी, 30 से 34% की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। कब कैसे क्या घोषणा होगी, जैसा कि 8वें वेतन आयोग बहुत चर्चा में और लगातार सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लिखी गई, वित्त मंत्री साहिबा को लिखी गई, फिर कैबिनेट सचिव को लिखी गई, आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी गई। अब चिट्ठी किसने कब लिखी, जरा इसके बारे में देखते हैं कि 8वां वेतन आयोग, और ये एक रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति है और इन्होंने चिट्ठी लिखा है। जैसा हम समझ सकते हैं हमारी मांगों को लेकर या तो जेसीएम आधिकारिक तौर पर मांगे रखती, या रेलवे फेडरेशन है, या अपने डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के, वो रखते हैं। हमारे आदमी के पास ऐसा कोई फोरम है नहीं। है भी दो बड़े संगठन है, आप समझ सकते हो, जो बैठे हैं वो लगातार, उनका अभी तक किसी प्रकार की इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है। जैसे हम सभी समझ सकते हैं कि आईएसएम है और आईएसएल, दो बड़े संगठन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो शांत बैठे, चुप बैठे, क्या मजबूरी आप समझ सकते हो। इन्होंने लिखा है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और कार्यकरण में तेजी लाने का अनुरोध। माननीय मोदी जी, मैं यह पत्र आपके ध्यान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके बाद कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता की ओर आदर पूर्वक लिख रहा हूं कि 16 जनवरी 2025 को आपने जो अनुमोदित घोषणा की और ये 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है। जनवरी 2025 में 8 वेतन आयोग की घोषणा, देश भर के 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत की उम्मीद मिली और जगी। मौजूदा आर्थिक हकीकतों, मुद्रास्फीति, बदलती जरूरतों के हिसाब से वेतन भत्ते और पेंशन में बदलाव का समय आ गया है और केंद्र सरकार ये समय पर बेहद सराहनीय फैसला लिया है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी जनवरी 2025 में मिल तो गई, लेकिन आयोग के औपचारिक गठन, उसमें सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति और उनका कार्यक्षेत्र, जिसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, उनका अंतिम रूप दे जाना अभी बाकी है। आयोग को औपचारिक रूप देने में लंबे समय से चली आ रही खामोशी इस ठोस प्रगति पर एक प्रश्न चिन्ह है और पेंशन भोगियों और कर्मचारियों में अनिश्चितता और आशंकाएं बढ़ रही हैं। जैसे स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि आपने घोषणा कर दी, आपने सीधा घोषणा करने के बाद 8वें वेतन आयोग का जो गठन है उसके लिए आपने फिर एक चिट्ठी निकाली 3 जुलाई को कि 31 जुलाई तक और उसमें अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी जो उन्होंने कहा है जो कार्य क्षेत्र है उसको सुनिश्चित करना और इसके लिए कार्य करने वाला जो अध्यक्ष हो, 2 सदस्य, 1 सचिव, इनकी घोषणा बाकी है और इस वजह से घोषणा नहीं हो रही है। और 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, इसीलिए उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक को चिट्ठी लिख दी, अब आप इस मामले को संज्ञान में लें। उन्होंने कहा वेतन आयोग यदि समय पर सब चीजें होंगी तो क्या पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, वो भी डाला। उन्होंने कहा आर्थिक वास्तविकताओं पर विचार, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग खत्म होने जा रहा है और बहुत सारी चीजें, महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप जनवरी 2026 से कोशिश करें कि मिड तक जाएं और 8वें वेतन आयोग को लागू करें। मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि, यह स्पष्ट रोड मैप नए वेतनमानों के समय पर
इंप्लीमेंट होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इससे उनके काम यानी जो उनका प्रोडक्शन है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के प्रति प्रतिबद्धता यानी उनका कमिटमेंट भी बढ़ेगा। वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, जितने पेंशन भोगी हैं आज इस बात को लेकर असमंजस में है, चिंता है बुढ़ापे में कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब आएगा, हमें मिलेगा या हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, समय पे मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसका भी इन अटकलों पर विराम लगेगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक कर दें कि आपने कौन सा ट्रैक बनाया है, कौन सा कार्य क्षेत्र सुनिश्चित किया है। जैसे कि जेसीएम ने बहुत सारी मांगे कॉमन फिटमेंट फैक्टर को लेकर रखी, फैमिली मेंबर्स को बढ़ाने की बात की, और उन्होंने कहा है किसी तरीके से पे लेवल को मर्ज करने की बात की। साथ में इस बात पे जोर दिया कि इन्होंने ये जरूर कहा है कि आपने कम्यूटेशन रिकवरी है जो 15 साल थी उसको 12 साल करने वाले मामले को आपने हामी भरी है, लेकिन उसको भी जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करोगे तो हमें इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम एक निर्णय आप हमारे पक्ष में दिया है कि जो 15 साल की एक वसूली है उसको 12 साल में तब्दील हो जाए। ये सारी चीजें उन्होंने विनम्रता पूर्वक रखी गई हैं और उन्होंने बोला है स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करना, आयोग के कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा स्थापित कर देनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी है। लगभग आपको आगे कितना ले जाना है इसके बारे में आप स्पष्ट दे दिए कि नहीं, ये कब आपकी घोषणा होगी, कब आपकी बढ़ोतरी होगी, कब आपको एरियर मिलेगा, कब आपके खाते में आएगा, ये कमिटमेंट करना चाहिए। उसके लिए टीएस काल्ला अध्यक्ष हैं रेलवे वरिष्ठ कल्याण सोसाइटी चंडीगढ़ से, उन्होंने चिट्ठी लिखा है। दोस्तों ये चिट्ठी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी बढ़ोतरी को लेकर के। जी न्यूज के हवाले से आई है कि लगभग उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो रही है, हर कोई इसकी बात कर रहा है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर है। इन्होंने भी लगभग वही बात कही जो हमेशा मैं कहता रहा हूं कि आपकी 30% से 35 या 34% बढ़ने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों जो पूरे न्यूज में सिर्फ इतनी चीजें कवर करी हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो उन्होंने कहा है फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। सरल शब्दों में यदि मैं कहूं तो उन्होंने कहा है लगभग आपको 25, 30 और 35% के ऊपर उछाल होगा टोटल आपकी। इसमें 8वां वेतन आयोग में देरी हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने कहा है लगभग जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी तो 1.5 साल का समय लगता है, तो 2027 के मिड तक ये जाएगा। पिछली बढ़ोतरी कितनी थी इसके बारे में बात किया है। जैसा कि हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो 20% उछाल होगी, 25% उछाल होती तो आपकी डबल होगी बेसिक यानी 2.0 का फिटमेंट फैक्टर होगा। 30% होती है तो लगभग 2.08 यानी 2.1 समझ सकते हो, और 35 के आसपास जाती है तो 2.12। इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। यदि आपके पास कोई और जानकारी तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। एक चौंकाने वाली खबर है और हैरान करने वाली खबर है। हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, उनकी बेटी दिल्ली कॉलेज में पढ़ रही थी, वहां से अपने सहेली को रेलवे स्टेशन छोड़ने गई, वहां से वो वापस नहीं लौटी, 48 घंटे हो गए। उन्होंने गुहार लगाई है, सबसे निवेदन किया है और नंबर भी शेयर किया है। जरा हम आपसे थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कितना दुख होगा। 19 वर्षीय छात्रा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा लापता हो गई। उसका नाम है स्नेहा देवनाथ। स्नेहा एक प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी युवती है जो उन परिवार की तरफ से एक सार्वजनिक बयान आया और सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट प्रतीश देवनाथ की बेटी है जो क्रोनिक किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं, डायलिसिस पर है, उनका इलाज चल रहा है। 7 जुलाई की सुबह तड़के लापता हुई थी। उसने अपनी मां को बताया कि वह अपनी दोस्त को 6 बजकर सवेरे 6:45 बजे वाली ट्रेन में सराय रोहल्ला रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही है। उसकी मां उससे आखिरी बार संपर्क हुआ था यानी 5:56 पर, और जब उन्होंने कहा है कि मैंने 8:45 बजे फोन किया तो उसका फोन बंद था और कैब ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की। यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसने उसे सिग्नेचर ब्रिज पर छोड़ दिया था, जो एक जाना माना खतरनाक इलाका है जहां पर सीसीटीवी भी काम नहीं करते हैं। यानी उसके पास जो अकाउंट में पैसे हैं उससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली आप समझ सकते हो इस तरीके से क्या चल रहा है, उस बेटी के साथ क्या हुआ है, ये बड़ी चिंता का विषय है। हम जनता मीडिया अधिकारियों से अपील करते हैं कि स्नेहा को सिर्फ एक गुमशुदा व्यक्ति का आंकड़ा न बनने दें, वो हमारी बेटी है और उसे ढूंढा जाए। हम सभी एक्सेप्समैन या सभी भाइयों से अपील करते हैं कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा चलाएं। और स्नेहा देवनाथ का परिवार का नंबर है 9646906580। तो दोस्तों यदि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो संपर्क करें। 11 जुलाई 4:30 बजे शाम को ये न्यूज आई, तो इसका मतलब अभी तक
बच्ची मिली नहीं है। आप इसके बारे में जरूर कोशिश करें, जो इसका फोटो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, अच्छे दिन आने वाले हैं, भागवत और मोदी जी जाने वाले। बड़े खुश हो रहे हैं। ये एक नेता है कांग्रेस के, और जयराम रमेश हैं और दूसरे हैं। उन्होंने कहा, आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया है कि 75 वर्ष के ऊपर पार कर चुके नेताओं को ससम्मान विदा होने की सलाह दे दी है और सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष ने इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए तुरंत लपक लिया और उनसे रिटायर होने की मांग कर डाली। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई, जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, अब दोनों अपना झोला उठाएं और एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, और देश के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और भागवत और मोदी जाने वाले हैं। ऐसा ही इन्होंने एक वीडियो किया है। मतलब हर कोई, यानी ये है राजनीति। आप कितने भी पॉपुलर हो, आप कितने भी अच्छे, अपनी जान लगा दो कहीं के लिए, लेकिन आपको क्रिटिसिज्म करने वाले मिल ही जाएंगे, और यही राजनीति है। इसलिए राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अवसरवादी होते हैं। आरएसएस प्रमुख हैं भागवत, उन्होंने इस बयान को जारी किया कि ओल्ड जो उनका क्राइटेरिया है 75 साल से, अब मोदी जी उस कटघरे में आ रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी ने भी बयान दे दिया कि हम तो जल्दी रिटायर्ड होंगे और हम उपनिषद और हम अपने वेद पढ़ेंगे और प्राकृतिक नेचुरल खेती करेंगे। यानी इस तरीके के अटकलेबाजी लगने से बहुत सारी न्यूज बन रही है। आप देख सकते हो कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला आरएसएस का अध्यक्ष कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का नड्डा के बाद संजय जोशी जी होंगे, क्या होंगे, तमाम तरीके के पूरा ज्ञान फेंका जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन ये मोदी जी हैं, इनको चाल चलना आता है, किस तरीके से कैसे निपटना है वो बात की बात है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।